हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में पढ़ा, रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट के बारे में पढ़ा। अब आज का हमारा टॉपिक है कुछ और उसके एक्स्ट्रा डेफिनेशंस, ओके। और हम लोगों को डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस यूज करके बोल्ट का सेकंड पोस्टुलेट प्रूव करना है और रेडबर्ग्स का फॉर्मूला डिराइव करना है। एट द सेम टाइम हमको लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल ये भी एक्सप्लेन करना है, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। फर्स्ट टॉपिक इज एक्साइटेशन एनर्जी, ओके। एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? अब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन, हमको क्या पता है, अभी एक न्यूक्लियस है ना, बीच में न्यूक्लियस है और उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है ना फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की, वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। ये इतना एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। अगर तुमने इसको बाहर से कोई एनर्जी दिया, इस इलेक्ट्रॉन को तुमने बाहर से कुछ एनर्जी दिया, तो ये ऊपर के ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर के ऑर्बिट में ये शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, वो एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और वो नए ऑर्बिट में शिफ्ट होगा और उस ऑर्बिट को हम लोग बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का फंडा समझा। और जहां से वो उठ के एक्साइटेड स्टेट में आया, उस स्टेट को हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट, ये दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब एक्साइटेशन एनर्जी को हम लोग डिफाइन करेंगे। ये क्या है? सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी। बहुत आसान। यानी एक इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी लगती है, उसको हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। कितना आसान है? एकदम आसान डेफिनेशन है कि नहीं है? ओके ओके, चलो नेक्स्ट, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी अभी क्या होता है देखो यहां पे, अभी हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है ना, फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इसका मतलब इतने एनर्जी से अट्रैक्ट करके रखा है न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अभी इतने एनर्जी से उसको पकड़ के रखा है न्यूक्लियस ने, बाइंड करके रखा है, पकड़ के रखा है, बाइंड करके रखा है, इसलिए हम लोग क्या नाम दिए उसको? बाइंडिंग एनर्जी। ओके, क्लियर विद दिस? तो देखो डेफिनेशन क्या है इसकी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब इसका मतलब देखो, इसको मैं इससे रिलेट करूंगा। अभी देखो, ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट का अपना इलेक्ट्रॉन है। इसकी टोटल एनर्जी जो है ये माइनस है और ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। और ये एटम के अंदर है, ये सब जो है एक एटम के अंदर है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा कि अगर हम लोग इसको एनर्जी देंगे तो ये एक्साइटेड स्टेट में, यानी ये इसके ऊपर वाले ऑर्बिट में शिफ्ट होगा, ठीक है। हम लोगों को इसको इसके ऊपर वाले ऑर्बिट में शिफ्ट नहीं कराना है, हम लोग को इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराना है, ओके। मुक्त मुक्त ये शब्द थोड़ा अजीब है, मतलब इट इज लाइक स्वर्गवासी टाइप में मुक्त हो गया है ना, काइंड ऑफ थिंग। ऐसा नहीं, मुक्त कराना है मतलब क्या फ्री कराना है मतलब क्या, कि हम लोगों को उसको इस न्यूक्लियस के चुंगल से छुड़ा देना है बहुत हैवी वर्ड हो रहा है ना, एकदम से बॉलीवुड के मूवी टाइप में वर्ड हो रहा है एकदम। हम चाहते कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, इस एटम से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो हम लोगों को ये करना है। और ये कैसे कर सकते हैं? जब हम लोग बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग एनर्जी देंगे तो वो बाहर निकल जाएगा। तो वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने के बाद में वो बाहर निकल जाएगा? वो कंडीशन है जब उसकी टोटल एनर्जी जो है ये 0 हो जाएगी। अभी टोटल एनर्जी कैसी है उसकी? नेगेटिव। तो उसको 0 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक एनर्जी देना पड़ेगा, तभी तो जाके उसकी एनर्जी 0 होगी ना, टोटल एनर्जी 0, क्योंकि ऑलरेडी वो निगेटिव है। उसको 0 करने के लिए हमको बाहर से एनर्जी देना है,
ओके, सो देयरफॉर दिस एनर्जी दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। ये वो एनर्जी है जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को दी तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 0। उसकी टोटल एनर्जी क्या हो गई? 0। तो हम लोग इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। एक बार अब डेफिनेशन पढ़ो वापस से, जो मैंने समझाया वो रिलेट हो रहा है क्या? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो बताओ भैया बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना है यहां से? बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी, यानी कि इस पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई बेटा? प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस करना है टोटल एनर्जी का माइनस, टोटल एनर्जी ऑलरेडी माइनस है, उसका और माइनस मतलब प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। सेकेंड ऑर्बिट के लिए बोला तो प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, क्लियर विद दिस बाइंडिंग एनर्जी। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुमने इसको बाइंडिंग एनर्जी जितनी एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब इलेक्ट्रॉन जब बाहर आता है तो क्या बनता है? एटम जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयन में कन्वर्ट हो जाता है ना। एटम गेट्स कन्वर्टेड इनटू आयन। क्लियर? तो बस नेक्स्ट डेफिनेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an atom is the minimum amount of energy required to be given to an electron in the ground state of that atom to set the electron free, है ना। उसको फ्री कर देना है, हमको मुक्त कर देना है। एज आई सेड पहले, जैसे जो मैंने बोला कि उसको हमको फ्री करना है। कहां से फ्री करना है हमको? उसको हम लोगों को एटम से फ्री कर देना है, बाहर निकाल देना है। और वो कब होगा? जब हम लोग उसको एनर्जी देंगे। और ये वो एनर्जी जिससे वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि बाहर, आयोनाइजेशन क्यों बोला इसको? क्योंकि आयोनाइजेशन मतलब आयन का बनना, और आयन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। समझ में आया सबको? तो ये कॉन्सेप्ट है, ये 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ओके, तो हम लोगों को तीनों डेफिनेशन याद रखना है, एक्साइटेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट रेडबर्ग्स फॉर्मूला। रेडबर्ग्स फॉर्मूला, ओके, रेडबर्ग्स कांस्टेंट या रेडबर्ग्स फॉर्मूला RH, इसका डेरिवेशन। ओके, रेडबर्ग्स फॉर्मूले का डेरिवेशन। ओके, रेडबर्ग्स फॉर्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा है, दैट इज 1/λ इज इक्वल टू RH Z² 1/n² माइनस 1/m²। ये डिराइव करना है अब हम लोगों को, है ना। अब ये डिराइव करेंगे हम लोग रेडबर्ग्स फॉर्मूला। उल्टा हो गया यहाँ पे, मतलब पहले फॉर्मूला पढ़ा है, आप डिराइव करने लगा रहे। पिछले सिलेबस में ऐसा नहीं था, पिछले सिलेबस में पहले डेरिवेशन था और फिर बाद में फॉर्मूला था, है ना। चलो ठीक है, हम लोग अब डिराइव कर लेंगे। मैंने तभी तुमको कहा था कि इसका डेरिवेशन आगे आएगा। ओके, सो लेट अस जस्ट कंटिन्यू। ओके, अब हम लोगों को कंसेप्ट क्या पता होना चाहिए? हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है nth ऑर्बिट में, टोटल एनर्जी -me⁴ Z² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² n²। ये होती है एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कोई भी ऑर्बिट में इतनी होती है। ठीक है, अब ये सिचुएशन इमेजिन करेंगे हम लोग, है ना। सिचुएशन ऐसा है, एक इलेक्ट्रॉन mth ऑर्बिट से निकल के nth ऑर्बिट पे आ रहे है ना। इंडिया का फ्लैग बन गया है तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? फोटोन एमिट करेगा, है ना। फोटोन एमिट करेगा जिसकी एनर्जी रहेंगे hν या फिर hc/λ। ठीक है, hc/λ। अब ये फोटोन की जो एनर्जी रहेगी वो रहेगी इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर, Em - En। ये कौन बोला? ये बोर का थर्ड पोस्टुलेट बोला। क्या बोला? कि दोनों के एनर्जी का डिफरेंस Em - En दैट इज इक्वल टू hc/λ। देयरफॉर hc/λ इज इक्वल टू, अब nth ऑर्बिट में एनर्जी इतनी आती है, तो nth ऑर्बिट में एनर्जी कितनी आएंगी? n के जगह m आ जाएगा, -me⁴ Z² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² m² माइनस
nth ऑर्बिट में ये एनर्जी है nth, तो माइनस me⁴ z स्क्वायर अपॉन 8ε0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। जितने अच्छे से फॉर्मूला याद रखोगे तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है ना। तो देयरफॉर hc by lambda is equal to माइनस me⁴ z स्क्वायर अपॉन 8ε0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया है ना। तो ये क्या हो गया me⁴ z स्क्वायर अपॉन 8ε0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, ये m आएगा, सॉरी m आएगा है ना। कॉमन क्या निकला me⁴ z स्क्वायर अपॉन 8ε0 स्क्वायर h स्क्वायर, कॉमन निकला, ब्रैकेट में बचा 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। h c नीचे लेकर आओ यहाँ पे, देयरफॉर 1/λ इज इक्वल टू me⁴ अपॉन, यहाँ z स्क्वायर अलग लिख दूंगा, 8ε0 स्क्वायर h³ इंटू z स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है ना। देख लो हर चीज इसमें कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, सब कांस्टेंट है। तो इन सभी कांस्टेंट के बजाय एक नया कांस्टेंट विच इज नोन एज रेडबर्ग्स कांस्टेंट, तो वहाँ पे रेडबर्ग्स का कांस्टेंट डाला तो कितना आएगा 1/λ इज इक्वल टू RH z स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर, एंड दिस इज नोन एज रेडबर्ग्स फॉर्मूला। इसको हम लोग रेडबर्ग्स फॉर्मूला बोलते हैं। ओके अब एक बात ध्यान में दो, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रेडबर्ग्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू। ओके उसका वैल्यू कितना आएगा देखो, me⁴ अपॉन 8ε0 स्क्वायर h³c। ठीक है देखो भाई ऐसा है ना कि ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत अच्छे से याद कर लो, ये बहुत काम में आने वाला है ना। इसको है ना 3 4 5 10 बार पढ़ लो और याद कर लो, रिदम में याद करो, रिदम में me⁴ अपॉन 8ε0 स्क्वायर h³c है ना। अब तुम बोलोगे सर आपने क्या रटा है जोरदार, अरे नहीं अब वो क्या है, तुम इतने बार जब सॉल्व करोगे ना डेरिवेशन, जब हर साल तुम 3 4 बैचेस को पढ़ाते हो, यूट्यूब पे पढ़ाते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो तुमको याद हो जाएगा। पिछले कितने 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो 8 साल में मैंने उसको इतने बार लिख चुका हूँ कि अब वो रट गया है। तुम नींद में से भी उठा के पूछोगे तो सर भाई सर तो बता देंगे, क्योंकि वो इतने बार लिखे गया है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये जो मन है ना ये परफेक्ट है, एकदम सही है, एप्ट है कि जो चीज़ का प्रैक्टिस करोगे एकदम परफेक्ट बनेगी वो, है ना। तो बस ये ऐसा परफेक्ट कर लो इसको याद कर करके, है ना। तो ये हो गया रेडबर्ग्स का फॉर्मूला। ठीक है तो दिस इज हाउ यू डिराइव रेडबर्ग्स फॉर्मूला, है ना। अब इन सब की वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो रेडबर्ग्स का मतलब m की वैल्यू, e की वैल्यू, सब की वैल्यू तुमको पता है, वैल्यू डालोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। हाँ मीटर इनवर्स याद रखना है उसको, मीटर इनवर्स। ठीक है क्लियर। हाँ अब CET पॉइंट, इसका CET पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। CET पॉइंट, रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड रेडबर्ग्स कांस्टेंट। रेडबर्ग्स कांस्टेंट और टोटल एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है ये देखना है। अब तुमको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी तुम डिराइव कर पाओगे, या फिर डेरिवेशन डायरेक्ट याद रखो, दोनों को डिवाइड कर दो, है ना। तो En/RH इज इक्वल टू माइनस me⁴ z स्क्वायर अपॉन 8ε0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर इंटू, इसको डिवाइड किया तो उल्टा हो जाएगा ना वो, तो 8ε0 स्क्वायर h³ अपॉन me⁴, सॉरी me⁴ ही आएगा सिर्फ, है ना। तो me⁴ कट गया, 8 डायरेक्ट कटा, ε0 स्क्वायर डायरेक्ट कटा, h स्क्वायर कट के सिर्फ यहाँ h बच गया, और RH को हम लोगों ने इधर भेज दिया। तो En इज इक्वल टू माइनस RH CH अपॉन n स्क्वायर। ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड सजेस्ट कि इसको एक्स्ट्रा पॉइंट में वहीं पे लिख के रख लो, है ना। MCQ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके क्लियर विद दिस। सो ये था हमारा आज का टॉपिक।
नेक्स्ट लेक्चर में, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन अब इस लेक्चर में, अब यहीं पे हम लोग कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, है ना, बोर्स एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशंस, और हम लोग डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस को यूज करके सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर प्रूफ करेंगे। ओके, दैट्स इट।